देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के सड़क के सामने मौजूद हो दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जहां पर यूजीसी विरोध की दूसरी लहर बिहार से धीरे धीरे करके हो गई है शुरू। दोस्तों बताएंगे बीजेपी के खुद के सांसद ने किया यूजीसी के बिल का जोरदार तरीके का विरोध, और इसके बाद बीजेपी ने सवर्ण समाज के साथ कर दिया एक बड़ा मजाक। दोस्तों बताएंगे पूरे के पूरे 250 सीटों पर नहीं दिया गया कहीं भी टिकट। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों, जिसे लेकर समाज के अंदर आक्रोश और ज्यादा व्यक्त होता हुआ नजर आएगा। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी अचानक से एयरपोर्ट पर 5 बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। बताएंगे इसके पीछे क्या बड़ा कारण है दोस्तों, और ये पांचों क्यों मिलने के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने बारामती से अपना उम्मीदवार वापस लेने का दावा किया है, लेकिन रखी है कई सारी बड़ी शर्तें। दोस्तों बताएंगे कौन सी नई शर्त है जिसके आधार पर बारामती से नामांकन वापस कर सकता है कांग्रेस का उम्मीदवार, और क्या ये शर्त मानी जाएगी दोस्तों। इसी के साथ में अमित शाह पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। बताएंगे कौन से घटनाक्रम को लेकर ये दावा कर रही है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तक, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आंख बंद करके बीजेपी को वोट करने वाले सवर्ण समाज के लोगों के साथ में भाजपा ने बड़ा अन्याय किया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर यूजीसी को लेकर देश भर के अंदर जोरदार तरीके का बवाल देखने को मिला था दोस्तों, लेकिन इस मामले को तब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया जब रामलीला मैदान में एक बड़े आंदोलन की बात कही गई थी। लेकिन इसके बाद बीजेपी की सरकार ने जिस तरीके से सवर्ण नेताओं को घर में हाउस अरेस्ट कर दिया और आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया दोस्तों, तब से मामला एकदम शांत चल रहा था। लेकिन अब बिहार के नवादा से एक बार फिर से दूसरे राउंड की विरोध की आवाजें उठनी शुरू हो गई है दोस्तों। बिहार के नवादा के अंदर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ नवादा में जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया गया दोस्तों। यहां तक कि इस प्रदर्शन को बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने डंके की चोट पर समर्थन किया और हाथ उठाकर उनकी मांगों को मजबूती प्रदान की। अखिल भारतीय समान जाति संगठन मोर्चा के संयोजक राजेश कुमार की देखरेख में सांसद कार्यालय के समीप जोरदार तरीके की नारेबाजी हुई दोस्तों। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए एक्ट को सवर्ण वर्गों के खिलाफ छात्रों के खिलाफ लाए गए कानून के तहत बताते हुए जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की दोस्तों। बड़ी बात यह थी कि सांसद के दफ्तर के बाहर जोरदार तरीके का आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद सांसद विवेक ठाकुर वहां पर पहुंचते हैं और हाथ उठाकर प्रदर्शनकारियों का पूरा समर्थन जताते हुए कहते हैं कि हम भी इसका सपोर्ट करते हैं कि यूजीसी के नियमों से समाज के अंदर विभेद और ज्यादा बढ़ेगा और सामान्य वर्ग के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कैंपस में तनाव की आशंका बढ़ जाएगी। सांसद ने लोगों से विस्तार से इस मामले पर चर्चा की है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि भाजपा का सांसद होकर यूजीसी नोटिफिकेशन 2026 के विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नियमों पर आंतरिक रोक लगा रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से हटना चाहिए। ऐसे में भाजपा के सांसद दूसरे राउंड के विरोध में आम जनता के साथ में आकर खड़े हुए हैं दोस्तों, क्योंकि इनको पता है कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, आखिरकार बीजेपी के सांसदों को अगर जीत मिलेगी तो केवल सवर्ण समाज के एक तरफा वोटिंग से मिलेगी। और क्योंकि सवर्ण समाज के लोग 80-82% वोट एक तरफा बीजेपी के समर्थन में करते हैं, इसीलिए भाजपा के सांसदों को पता है कि उनके वोट कितने जरूरी है बीजेपी के सांसद के जीतने के लिए, और इसीलिए कहीं ना कहीं सवर्ण समाज को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधियों में काफी दबाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। कुछ तो दबी जुबान में यूजीसी के नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये एक बड़ा मामला है दोस्तों, जहां पर बीजेपी के सांसद ही मैदान में आखिरकार जनता के दबाव में कूदे हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके बीजेपी के कई और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनेगा दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और सवर्ण समाज के बीच में होने जा रहा है। 27 के चुनाव में अगर सवर्ण समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट देना बंद कर दिया तो भाजपा 2007 वाली स्थिति में आ जाएगी। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवर्ण समाज से अपने आप को दूर करते चली जा रही है, और एक बार फिर से बीजेपी ने बंद आंख से बीजेपी को सपोर्ट करने वाले सवर्ण समाज को आईना दिखाया है दोस्तों। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि तमिलनाडु की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों को अलग थलग कर दिया है दोस्तों। यानी ब्राह्मण समाज का एक भी प्रतिनिधि बीजेपी ने चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। यानी भारतीय जनता पार्टी को एआईएडीएमके यानी एनडीए गठबंधन के तहत 27 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया था दोस्तों। ना तो एआईएडीएमके ने एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारा है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी, जिसको एक समय में ब्राह्मण बनिया समाज की पार्टी कहा जाता था, उसने एक टिकट भी ब्राह्मण समाज को नहीं दिया। और ऐसे में तमिलनाडु में 3% आबादी वाले ब्राह्मण समाज के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है 45 साल में पहली बार जब एक भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी से चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से उम्मीद की जाती है कि वो ब्राह्मण समाज के कुछ कैंडिडेट तो मैदान में उतारेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। और एआईएडीएमके जो सबसे बड़ी पार्टी है राज्य के अंदर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है दोस्तों, उसने भी कोई कैंडिडेट कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। तो साफ तौर पर ये एक मैसेज है सवर्ण समाज के लोगों के लिए कि जिस पार्टी को अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने बनाया था, आज उस पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के अंदर क्या स्थिति हो चुकी है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर मोदी और शाह की राजनीति का टाइप है, जिसमें सवर्ण समाज के लोगों को एकदम अलग थलग भारतीय जनता पार्टी से कर दिया गया है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि सवर्ण समाज के लोग एक तरफा वोट देते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते हैं, लेकिन अंत में बीजेपी ने तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक टिकट तक नहीं दिया। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों सवर्ण समाज के लोगों के लिए, खासकर आंखें खोलने के लिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को केवल 28 सीटें डीएमके ने चुनाव लड़ने के लिए दी दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि डीएमके पार्टी के द्वारा केवल 28 सीटें देने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन का हिस्सा बने रहने का फैसला लिया, जबकि पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस पार्टी हमेशा से सरकार में रही है दोस्तों। डीएमके को पुडुचेरी में कोई नहीं जानता, इसके बावजूद डीएमके पार्टी ने पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस पार्टी की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए दोस्तों। और 12 सीटें ऐसी है जहां से चुनावी मैदान में डीएमके वाले उतरे हुए हैं, और वीसीके पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और फरवरी में बैठक बुलाई गई थी डीएमके और वीसीके के द्वारा, तो कांग्रेस को नहीं बुलाया गया था, यानी कांग्रेस की सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया गया। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि अगर डीएमके कांग्रेस पार्टी की सीटें तमिलनाडु के अंदर नहीं बढ़ा रही, तो फिर पुडुचेरी के अंदर डीएमके की सीटें बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। यानी इंडिया गठबंधन के अंदर केवल 5 सीटें मिलेगी, लेकिन 12 सीटें लड़ रही है डीएमके पार्टी। ऐसे में कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो अपने 5 लोगों को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारेगी दोस्तों। और बीते दिन राहुल गांधी जब पुडुचेरी के एयरपोर्ट पर मौजूद थे, तो राहुल गांधी से बागी नेता मुलाकात करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। राहुल गांधी ने 5 नेताओं से मुलाकात की और इन 5 को एक तरीके से राहुल गांधी ने अपना समर्थन दिया है दोस्तों। राहुल गांधी खुलकर प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जिसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आ रही है। इसे लग रहा है कि पुडुचेरी के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी समझौता करने के मूड में नहीं है। और ये जो तस्वीर है दोस्तों, इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है कई जगह पर, खासकर ये उम्मीदवार शेयर करते हुए बताएंगे कि इनको कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का पूरा समर्थन है। ऐसे में दोस्तों इस तारीख को नामांकन भरने का अंतिम दिन था 23 मार्च को, और इसी दिन इन सारे बागी नेताओं ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। उसके बाद राहुल गांधी से इनकी मुलाकात बता रही है कि कुछ न कुछ पार्टी ने अंदर खाने इन नेताओं से बातचीत कर रखी है, और कहीं ना कहीं इनको बता रखा है कि पार्टी इनके साथ में पूरी तरीके से खड़ी है। यानी डीएमके पार्टी जो कांग्रेस के साथ में कर रही है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर पहले समझौते को मान लिया, लेकिन फैसला लिया कि पुडुचेरी के अंदर सबक सिखाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, डीएमके पार्टी का जब पुडुचेरी से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। वो अचानक से अपनी 6 सीटें कैसे बढ़ा सकते हैं, और वीसीके पार्टी 3 सीटें कैसे बढ़ा सकती है? ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के सीटों में सेंधमारी से जुड़ा हुआ मामला है और कमजोर करने का मामला है। और कांग्रेस ने एकदम सही फैसला लिया है बागियों को निर्दलीय मैदान में उतारने का। तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के बारामती के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं, और इस उपचुनाव में सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और सुनेत्रा पवार सोच रही है कि उनको सभी लोगों का समर्थन मिल जाएगा और कोई उम्मीदवार उनके सामने नहीं उतरेगा, तो फिर सुनेत्रा पवार को बड़ी जीत मिल जाएगी और सुनेत्रा पवार निर्विरोध चुनाव जीतकर चली जाएंगी। उनको प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर सुनेत्रा पवार बारामती से चुनाव हार जाती है, तो उनकी राजनीति शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी दोस्तों। सुनेत्रा पवार को लेकर आम जनता में आक्रोश इस बात को लेकर है कि सुनेत्रा पवार अजित पवार की पत्नी है, इसके बावजूद वो अजित पवार के हादसे से जुड़े मामले को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं करवा रही और जांच पड़ताल की मांग को तेज नहीं कर रही। सुनेत्रा पवार पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठी है। उनका बेटा पार्थ पवार कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो भी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर पार्थ पवार का नाम आ रहा है। ऐसे में सुनेत्रा पवार भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही है। इस तरीके का एक मैसेज एनसीपी के कार्यकर्ताओं में जा रहा है कि सुनेत्रा पवार अजित पवार की तरह अपने आजाद फैसले नहीं ले सकती है। यानी एनसीपी जो अपने दम पर पहले चलती थी, उस तरीके से नहीं चल सकती। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही है, और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने बारामती से अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया दोस्तों। कांग्रेस ने अपने महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता आकाश मौर्य को मैदान में उतारा है, जो धनगर समुदाय से है दोस्तों। और धनगर समुदाय एक बड़ी आबादी है बारामती के अंदर, जिसके कारण चुनाव पूरी तरीके से पलट सकते हैं। ऐसे में दोस्तों जब ये सवाल पूछा गया शरद पवार से कि क्या कांग्रेस ने बारामती से अपना उम्मीदवार देकर गलत किया है, तो इस पर जवाब देते हुए शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को उम्मीदवार उतारने का हक है, कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, तो लोकतंत्र में उनके पास आजादी है। यानी शरद पवार ने इसकी थोड़ी सी भी आलोचना नहीं की कि कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार क्यों उतारा है। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि शरद पवार कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भी इस बात को लेकर कसक है कि आखिर सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार जो अजित पवार के परिवार के लोग हैं, वो क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहे और अजित पवार के मामले पर जांच पड़ताल नहीं करवा पा रहे। एक तरीके से भाजपा के इशारे पर काम करने के जो आरोप लग रहे हैं दोस्तों, उसी कारण से कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है और शरद पवार विरोध करने को तैयार नहीं है।
बल्कि इस बात का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबको आजादी है उम्मीदवार उतारने की। और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तो 2 कदम और आगे निकल गए दोस्तों, और आकाश मौर्य ने कह दिया कि मैं तो अपना नाम वापस ले लूंगा, सुनेत्रा पवार FIR करवा दे महाराष्ट्र के अंदर। अजित पवार के मौत के मामले को लेकर जांच करवाने के लिए मैं अगले ही दिन अपना नामांकन वापस ले लूंगा, मुझे कोई शौक नहीं है चुनाव लड़ने का। और इसके बाद दोस्तों पूरी तरीके से सुनेत्रा पवार को तय करना है कि क्या वो अजित पवार के न्याय की मांग करेंगे या नहीं करेंगी। अगर मांग करेंगी तो कांग्रेस के साथ में है और उम्मीदवारी भी कांग्रेस पार्टी वापस ले लेगी, यानी निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगी सुनेत्रा पवार। अब उनको तय करना है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों ममता बनर्जी ने अमित शाह को लेकर एक ऐसा दावा कर दिया है दोस्तों जो एकदम सनसनीखेज दावा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व बर्धमान के अंदर पूर्वी स्थल दक्षिण में हुंकार भरी है दोस्तों। समुद्रगढ़ हाई स्कूल मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या की मेरी साजिश चल रही है। मालदा में उनके हेलीकॉप्टर के पास ड्रोन उड़ाए जाने के पीछे एक बड़ी साजिश उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि ड्रोन मामले में 3 बिहार के लोग पकड़े गए हैं। ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मोटा भाई कहकर बुलाते हुए कहा कि वे सबको डरा रहे हैं लेकिन बंगाल की जनता डरने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि जितना फोर्स लगाना है मोदी और अमित शाह लगा ले, उन्हें बैरंग लौटना पड़ेगा। बंगाल में लोगों को जितना सताया जाएगा, मतगणना के दिन जनता ऐसा ही जवाब देगी कि बंगाल से पलायन बीजेपी को करना पड़ेगा। हिंदू धर्म बेचकर खा रही है भारतीय जनता पार्टी। तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी की ओर से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी जो बोल रही है बंगाल के अंदर उसका व्यापक असर देखने को मिलेगा और बंगाल की आम जनता ममता बनर्जी के खिलाफ किसी भी तरीके के एक्शन को स्वीकार नहीं करती है दोस्तों। बंगाल की जनता कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति काफी संवेदनशील रहती है और इस तरीके से ममता बनर्जी की हत्या की साजिश का जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही है, कहीं ना कहीं इस मामले पर बंगाल की जनता काफी सीरियस तरीके से सोच विचार करेगी और आने वाले दिनों के अंदर करारा जवाब वोटिंग पैटर्न में देखने को मिलेगा। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों ईरान युद्ध के बीच राहुल गांधी ने कई बड़े दावे किए हैं दोस्तों। खासकर सिलेंडर को लेकर राहुल गांधी का दावा है। कोरोना से राहुल गांधी कंपेयर कर रहे हैं। जो अपडेट है वो ये की राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गैस संकट को भी कोविड की तरह हैंडल करेंगे और किया भी ठीक वैसा ही। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से कोविड के दौरान इन लोगों की नीति एकदम शून्य थी और बड़ी बड़ी घोषणा की गई, वैसे ही हालात अभी भी हैं। अभी भी केवल ये लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, वास्तविकता में कुछ नया असर देखने को मिल नहीं रहा, कुछ नया बदलाव नहीं है, एकदम वैसा ही चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि LPG गैस संकट कोविड-19 की तरह हैंडल करेंगे और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। नीति इनकी शून्य है, घोषणा बड़ी बड़ी है, बोझ आम गरीबों पर पड़ रहा है। 500-800 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है। रात को घर लौटते मजदूरों के पास चूल्हा जलाने तक के पैसे नहीं है। नतीजा शहर छोड़ रहे हैं, गांव भाग रहे हैं। हर संकट से पहले गरीब क्यों मरता है, ये राहुल गांधी का सीधा सवाल है दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों और उनके द्वारा की जा रही तथाकथित तैयारी को लेकर राहुल गांधी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, नरेंद्र मोदी जो कोरोना की तरह इस बात को हैंडल करने की कह रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि आम जनता को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि कोरोना को किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने मैनेज किया। ऐसे मैनेज किया दोस्तों कि आम जनता हाथ जोड़कर बोल रही है कि कृपा करके वैसे दोबारा मत करिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी एकदम सही बोल रहे हैं दोस्तों, आम जनता पूरी तरीके से डायरेक्ट प्रभावित हो रही है इस मामले से जुड़े हुए अपडेट को लेकर दोस्तों। और भाजपा वालों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही, जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ में हुए व्यापारिक समझौते को लेकर एक बड़ी बात कही है दोस्तों। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत की डेटा संप्रभुता को लेकर एक चिंता व्यक्त की है दोस्तों। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका के साथ चल रही डिजिटल व्यापार वार्ता के बीच में नागरिकों के डेटा की सुरक्षा कैसे की जाएगी, इस बारे में सरकार की ओर से पारदर्शिता की कमी है। राहुल गांधी ने कहा कि वैश्विक प्रौद्योगिकी यानी जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल लेवल के टेक्नोलॉजी है, उनके रेस के अंदर सबसे आगे हमको होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास भारी मात्रा में डेटा है। सोशल मीडिया इतने सारे लोग यूज करते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भारत में भारी संख्या में लोगों की एकजुटता है, लोग नजर आते हैं और इसीलिए लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो एक डेटा तैयार होता है। उस डेटा का इतना महत्व है भारत के लिए और भारत पर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी मात्रा में है कि भारत इसका इस्तेमाल देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए, नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए कर सकता है। लेकिन इसके बजाय भारत का डेटा संरक्षण और उपयोग से संबंधित मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा अंधेरे में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का डेटा यहाँ के लोगों का है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI क्षमताओं के निर्माण करने के लिए इन डेटा का इस्तेमाल तेजी से किया जाना चाहिए। और क्योंकि भारत की आम जनता इन डेटा का निर्माण करती है, तो ये डेटा आम जनता का, भारतीयों का होना चाहिए और इस पर भारतीयों का पूरा अधिकार होना चाहिए। विदेशी कंपनियों को इस तरीके से भारतीयों का डेटा ले जाने की कोई इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। सरकार से सवाल करते हुए गांधी ने स्पष्ट रूप से मांग की कि भारत अमेरिका के बीच में जो वार्ता हुआ है, जो व्यापार वार्ता हुआ है, उसमें बाधाओं को कम करने के नाम पर डेटा प्रबंधन को काफी बुरे तरीके से प्रभावित किया गया है। यानी भारत का जो डेटा है दोस्तों, जो आम जनता सोशल मीडिया यूज करती है और डेटा का निर्माण होता है, उसको अमेरिका जैसी कंपनियां, अमेरिका की बड़ी बड़ी
कंपनियां लेकर जा रही है और भारत कुछ नहीं कर रहा है, जबकि पूरे दुनिया भर के अंदर डेटा को एक तेल की तरह यानी पेट्रोल डीजल की तरह देखा जा रहा है, जिससे दुनिया काफी बदलने वाली है। ऐसे में एआई के दौर में भारत का डेटा आराम से अमेरिका के पास पहुंच जा रहा है, ये चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने डेटा संप्रभुता को लेकर उठाए सवाल और ये काफी गंभीर सवाल है दोस्तों। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर शराब नीति मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल समेत बाकी आरोपियों के पक्ष में दिए गए डिस्चार्ज आदेश के खिलाफ सीबीआई के संशोधन याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद थे और इस मामले में न्यायमूर्ति को खुद से अलग करने की मांग उन्होंने की, यानी जो न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा है उनको इस मामले से हटने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, रिक्यूजल के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि स्वर्णकांत शर्मा जो जज है उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल का आरोप यह है कि पिछली बार सुनवाई के दौरान उन्होंने पक्षपातपूर्ण तरीके का फैसला लिया था और अरविंद केजरीवाल इन जज के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए इनको केस से अलग होने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या स्वर्णकांत शर्मा इस मामले से अलग होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा करे। ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद इस मामले पर कोर्ट में मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता के तौर पर व्यक्तिगत रूप से ई फाइलिंग की अनुमति मैं मांगता हूं और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस पूरे बहस से खुद जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान को अंतिम रूप दिए जाने का एक दिन शेष बचा हुआ है। मुर्शिदाबाद जिले से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार का नाम अभी भी विचाराधीन है दोस्तों, यानी जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसका अंतिम फैसला 7 तारीख को यानी आज होने वाला है। और ऐसे में मुर्शिदाबाद जिले से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार फरक्का से मैदान में उतरी हुई है मोहताब शेख, उनको वोट डालने का मौका मिल गया है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची से उनका नाम विचाराधीन वाले लिस्ट में डाल दिया गया था और न्यायिक अधिकारी से मुलाकात करने के बाद और डॉक्यूमेंट देने के बाद उनका नाम वापस से जोड़ दिया गया है, जो अच्छी बात है। और वो चुनावी मैदान में उतरेंगी और चुनाव लड़ेंगी, अब कोई दिक्कत उनको नहीं आने वाली है। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं खरीदी में देरी और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। किसान कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए 9 अप्रैल को प्रदेश भर के कलेक्टर कार्यालयों के घेराव का ऐलान किया है। दोस्तों साथ ही मांग अगर नहीं मानी गई तो फिर कांग्रेस पार्टी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, पार्टी को भोपाल में आकर विरोध जताना पड़ेगा और भोपाल का विरोध पार्टी का और ज्यादा प्रचंड और ज्यादा बड़ा होगा। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे किसान बुरी तरीके से प्रभावित होंगे और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करती है और यहाँ मध्य प्रदेश से कृषि मंत्री केंद्र में काम करते हैं, यानी शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है केंद्र में और मध्य प्रदेश के हैं। इसके बावजूद यहाँ की जनता का खासकर आम किसानों का कोई भी लाभ बीजेपी नहीं कर पा रही है और किसान ओलावृष्टि और तमाम तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बोनस घटाकर किसानों के साथ इन्होंने पहले ही धोखा किया हुआ है। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि बीजेपी ने 2700 प्रति क्विंटल गेहूं खरीद का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि किसानों को केवल 40 का बोनस दिया जा रहा है। पिछले साल 175 बोनस मिलने के मुकाबले इस साल भारी कटौती कर दी गई है, जबकि राजस्थान में 150 रुपए बोनस दिया जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर के अंदर जोरदार आंदोलन करेगी। साथ साथ दोस्तों राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूती से खड़े हो रहे हैं और राघव चड्ढा ने एक अंग्रेजी किताब का हवाला देते हुए कहा कि कुछ दिन पहले पावर नाम की एक किताब जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है कुछ दिन पहले मुझको दिया गया था। उन्होंने कहा कि 48 नियम इसमें बताए गए हैं इस किताब के अंदर और एक नियम में कहा गया है कि कभी भी अपने बॉस के चमक से ज्यादा किसी व्यक्ति को नहीं चमकना चाहिए, यानी किसी के अंदर अगर काम कर रहे हैं और उसे ज्यादा अगर चमकने की कोशिश करोगे तो बुरा होगा। और राघव चड्ढा ने कहा कि देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ, किताब में जो बात लिखी हुई है कि नेवर आउटशाइन योर बॉस, अपने बॉस से ज्यादा चमक मत दिखाना कभी, वैसा ही हुआ मेरे साथ। और राघव चड्ढा दावा करते हैं कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लोकप्रियता राघव चड्ढा की हो गई थी, इसीलिए राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने इतनी बुरी तरीके से राजनीति खेलते हुए उपनेता के पोस्ट से हटा दिया दोस्तों। और राघव चड्ढा आज की डेट में आम आदमी पार्टी के बागी सांसद के तौर पर राज्यसभा में काम कर रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर कुछ बड़े और फैसले लेंगे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनका मोर्चा लगातार जारी रहेगा। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें राज्यसभा के अंदर 100 के आसपास सांसदों ने लिखकर दिया था कि वो चाहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा में दिए गए इस नोटिस को अस्वीकार कर दिया गया है दोस्तों। राज्यसभा में 12 मार्च को यह नोटिस दिया गया था। 63 मेंबर बताए जा रहे हैं राज्यसभा के, जिन्होंने आर्टिकल 324(5) का इस्तेमाल करते हुए भारत के संविधान के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ये नोटिस दिया था ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और राज्यसभा के चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति को दिया गया था दोस्तों। लेकिन उपराष्ट्रपति के सेक्रेटरी जनरल
पीसी मोदी ने ऐलान करते हुए कहा कि वो इस याचिका को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस नोटिस को स्वीकार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो हमने पूरा डिटेल में जानकारी इकट्ठा किया तो पाया कि ऐसा कोई मामला नहीं बन रहा है। यानी दोस्तों अपने हिसाब से ही तय करके अपने हिसाब से ही इसको रिजेक्ट कर दिया गया। जयराम रमेश ने कहा कि ये तो हमको पहले ही पता था कि ऐसा ही करेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के 47 साल पूरे हो गए। दोस्तों 47 वर्षों के बीजेपी के सफर को भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मुख्यालयों के अंदर उत्साह और जोश के साथ में मनाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौर राजस्थान में सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की भरी उपस्थिति में पार्टी का ध्वजारोहण कर रहे थे, यानी झंडा फहरा रहे थे। इस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस बीच एक ऐसा बयान दे दिया दोस्तों की इशारों में उन्होंने बता दिया कि पार्टी के अंदर गुटबाजी किस लेवल की चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के दिए गए बयानों को पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों बीजेपी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो दल बदल कर लेते हैं लेकिन दिल उनके नहीं बदलते, मानसिकता वही रहती है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि ऐसा भी होता है कि जो दल बदल लेता है वो दिल भी बदल लेता हो। पार्टी में जैसे दूध में शक्कर मिलती है वैसे मिल जाते हैं, लेकिन जो मूल विचारधारा के नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। हमको खतरा उनसे है जो अपना खुद का सोचते हैं, पार्टी का क्या होगा इसका नहीं सोचते हैं। अवसरवादियों को मौके नहीं दिए जाने चाहिए। यानी वसुंधरा राजे ये जो निशाना साध रहे हैं दोस्तों, ये अमित शाह और बीजेपी की राजनीति पर निशाना साध रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियों से लाकर भानुमति का कुनबा जोड़कर भाजपा की सरकार बनाते हैं, जिनको लगता है कि लंबे समय तक भाजपा सरकार चलेगी। लेकिन जिस दिन बीजेपी की राजनीति का बुरा दौर शुरू होगा, ताश की पत्तों की तरह भाजपा गिर जाएगी। पता भी नहीं चलेगा कि 2-4 साल में ही कैसे भाजपा इस तरीके से नीचे आ गई है, क्योंकि असली कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है और नकली कार्यकर्ता ला लाकर जोड़ तोड़कर जैसे तैसे सत्ता में बने रहना ही एकमात्र उद्देश्य नजर आ रहा है। यानी विचारधारा को लेकर तो समर्पण एकदम खत्म हो चुका है। वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं इन्हीं बातों की ओर इशारा कर रही है। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत